Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, in the licks in the band. Legacy. Well, hello guys, welcome back to Be Expert. You are watching your biology teacher standing over here. So student, जो हमने न्यू सीरीज लॉन्च की थी फॉर क्लास 9 उसका ना हम लोगों ने पहला सेशन या फिर पहला लेक्चर कवर कर लिया था। पहले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ा था, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम जो कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने आपको जस्ट बेसिक डिफरेंस बताया था कि यूनिसेलुलर सेल्स में और मल्टी सेलुलर सेल्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। हमने इस लेक्चर को खत्म किया था ऑन द टॉपिक डिवीजन ऑफ लेबर और मैंने आपको बताया था अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं सेल की डिटेल, यानी कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले हम इस सेल की डिटेल्स जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे सेल की आउटर लाइनिंग जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद हम लोग सेल वॉल भी डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आगे की डिटेल्स डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द दिस पर्टिकुलर चैप्टर जो कि है हमारा सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके स्टूडेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैं आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी जिससे बेसिकली सेल की जो लाइफ है वो डिपेंड करती है, जैसे उसका सांस लेना या फिर जो भी इन बाहर से सराउंडिंग से कोई भी चीज़ सेल के अंदर आनी, ये सारा जो चीज़ है डिसाइड करती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब कोई भी एक मेम्ब्रेन होती है सेल में, वो ना हम लोग 3 बेसिस में डिसाइड करते हैं, 3 अलग अलग चीज़ों के बेसिस पे हम लोग 3 मेम्ब्रेन को स्टडी करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या होता है कि ना कुछ एक सिर्फ वो चीज़ें जो हमें चाहिए हम सिर्फ उन्हें ही अंदर आने देंगे सेल के, ठीक है। दूसरी आती है हमारी कम्प्लीटली परमेबल, यानी कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, हम सारी चीज़ों को अपने सेल के अंदर आने देंगे। और जो थर्ड आती है वो है कम्प्लीटली इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन, जो बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए सराउंडिंग से, मेरे को ना तो मैं कोई चीज़ अंदर आने दूंगी और ना मैं कोई चीज़ बाहर आने दूंगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी, ठीक है, तो हम ना जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो मेम्ब्रेन होती है एक सेल की, उन्हें हम 3 बेसिस पे डिवाइड करते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। ये तीनों मेम्ब्रेन होती है हमारे सेल के अंदर। मैं यहाँ पे कीवर्ड्स लिख देती हूँ। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब कुछ ही चीज़ों को अंदर आने देगी, ठीक है। कम्प्लीटली परमिएबल मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी चीज़ों को एंट्री ये देने वाली है। और इम्परमिएबल मतलब ये किसी भी चीज़ को एंट्री नहीं देगी। अगर हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे सेल की एक वो मेम्ब्रेन है जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि ये सिर्फ उन चीज़ों को अंदर आने देगी सेल के अंदर जो इसको रिक्वायरमेंट है। सपोज अगर उसे फिलहाल पानी की रिक्वायरमेंट है तो पानी को अंदर आने देगी, किसी और चीज़ को अंदर नहीं आने देगी। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के बेसिस पे ना मैं आपको कुछ एक टर्म्स बताऊंगी। 3 टर्म है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। ये सारे एक वर्ड है, इससे बहुत इजी क्वेश्चन बनता है। बस फर्क इतना रह जाता है कि कुछ लोगों को समझ नहीं आता है कि ये चीज़ आपको कैसे करनी है। मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द जो 3 सिचुएशन है हमारी, हम उनको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आप सपोज करो हमने 3 बिकर ले लिया, यानी कि 3 हम लोगों ने बॉक्स ले लिए हैं या फिर ग्लास ले लिए हैं पानी के या फिर किसी भी चीज़ के, तो हमने उनमें एक एक सेल को रख दिया है, ठीक है। सबसे पहली सिचुएशन में हमने क्या किया है कि जो सेल है इसमें हमने एक फ्लूइड फिल किया है, जो हमारे जो सेल है उसकी कंसंट्रेशन, यानी कि सेल के अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट है ना उससे ज़्यादा अमाउंट में जो है फ्लूइड के पास प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन में हमने क्या किया है, दोनों ही यानी कि सेल को भी, सेल में जितनी चीज़ें प्रेजेंट है उतनी ही चीज़ें हमने ग्लास के अंदर जो पानी है उसमें डालनी है। थर्ड सिचुएशन में आती है कि जो चीज़ें सेल के अंदर है हमने उससे कम चीज़ें ग्लास के अंदर डाली, ठीक है। अब इस बेसिस पे ना
तीन अलग अलग नाम हम लोगों को पता चलते हैं। दैट इज सबसे पहली चीज जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि जो सेल की जो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है ना, ये डिसाइड करती है कि हम लोग अगर सेल को किस चीज में यानी कि कौन से एक लिक्विड में डाल रहे हैं, उससे सेल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर इम्परमेबल मेम्ब्रेन होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमने सेल को कहाँ डाला है और कहाँ नहीं डाला है, क्या वो सेल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी तीन सिचुएशन है जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब ये तीन सिचुएशन डिस्कस करने से पहले मैं आपको दो टर्म्स हैं, दो नाम है, उनके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले है डिफ्यूजन और दूसरा है ऑस्मोसिस। ओके, अब मैंने जैसे आपको बोला हम लोग दो टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं। पहली है डिफ्यूजन, क्योंकि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वो सिलेक्टिवली परमेबल है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही चीज़ों को अपने अंदर आने देती है, अपने सेल की बाउंड्री को क्रॉस करके अपने घर के अंदर आने देती है। तो जिन चीज़ों को अलाउ करते हैं वो ऐसे नहीं कि रैंडम कैसे भी आके उठ के आ गया सेल के अंदर, ऐसे नहीं होता। वो ना सिर्फ दो पैटर्न फॉलो करते हैं, दो ही तरीकों से सेल के अंदर कोई चीज़ आ सकती है। सबसे पहले होता है डिफ्यूजन और दूसरा होता है ऑस्मोसिस। देखने में दोनों सिमिलर सी चीजें, बस एक ही डिफरेंस होता है, वो हम लोग बताएंगे आपको टाइम के साथ। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं डिफ्यूजन की, उसके बाद हम बात करेंगे ऑस्मोसिस की। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो दोनों में कॉमन है, डिफरेंस है एक अलग, दोनों अलग अलग है, बट एक चीज जो सबसे पहले आप लोगों को याद रखनी है जो कि कॉमन है इनमें, वो है कि जो ये मूवमेंट कराते हैं ये लोग, सेल है इसके अंदर या फिर इसके बाहर कोई भी चीज जा रही है आ रही है, वो ना एक चीज पे डिपेंड करती है। वो चीज क्या है कि जो भी ये फ्लो होगा ना अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, ये चीज डिसाइड करेगा हमारा प्रेशर। ठीक है, प्रेशर मतलब एक जगह पे कितना चीज, कितनी अमाउंट ज्यादा है, तो ज्यादा अमाउंट से, जैसे अभी हम लोग बात करते हैं, सपोज आपने दो बॉटल ली है, ठीक है, यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सपोज आपने एक बॉटल ली है और ये दूसरी बॉटल ली है। आपने एक बॉटल तो यहाँ तक फिल करके रखी है और दूसरी बॉटल आपने यहाँ तक फिल किया, आधी फिल किया। ठीक है, अब आपने क्या किया कि यहाँ पे एक छोटा सा होल करके ना एक जो ट्यूब यहाँ पे कनेक्ट कर दी। अब क्या इस ट्यूब से पानी इस वाले उसके अंदर जाएगा, ग्लास के अंदर? ऑब्वियसली जाएगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा प्रेशर है, यहाँ पे पानी ज्यादा है, तो वो कम की तरफ फ्लो करेगा। और जब ये जो पानी है ये भर के यहाँ तक आ जाएगा ना, उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं होगी वाटर की। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही जगह तक फिल हो चुकी हैं, एक ही अमाउंट तक, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं बचा। ऐसे ही सेल के अंदर बाहर से अगर कोई चीज आएगी तो इसका मतलब बाहर वो चीज ज्यादा है और सेल के अंदर कम है। अगर कोई चीज सेल के अंदर से बाहर जा रही है तो सेल के अंदर उस चीज की जो मात्रा है वो ज्यादा है और सेल के बाहर कम है। सो बेसिकली एक चीज याद रखनी है कि कोई भी मूवमेंट होगी वो हायर कंसंट्रेशन से हमेशा लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों में ये चीज कॉमन है। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन में क्या होता है कि सपोज ये आपका सेल है, ठीक है, ये सेल है। अब सेल, आपको पता है ना कि हम लोग CO2, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो CO2 इनहेल करते हैं, यानी कि गैस जो हम इनहेल करते हैं सांस अंदर ले जाते वक्त, और जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं उन दोनों में फर्क होता है। जब हम सांस अंदर ले जाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा होती है, और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। तो यही एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं सपोज। और आपको एक चीज पता होगी कि जो हमारा ब्लड है वो ही ना जितनी भी ऑक्सीजन है इसे ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो सपोज यहाँ से ना ब्लड है जो उसके पास ऑक्सीजन है वो ज्यादा है, ठीक है, और सेल के पास ऑक्सीजन जो है वो कम है। तो बाहर से यानी कि सराउंडिंग से ऑक्सीजन सेल के अंदर जाएगी। ठीक है, अगर हम दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं, सपोज हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसे हम लोग CO2 बोलते हैं। सेल के अंदर इसका प्रेशर ज्यादा है और सेल के बाहर इसका प्रेशर कम है। तो ये जो सेल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाहर जाएगी। कैसे जाएगी? थ्रू दिस सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन। ठीक है, एक बार और समझते हैं। जो सेल है उसके अंदर जो चीज है प्रेजेंट है उससे डिपेंड करता है उसकी कितनी अमाउंट में वो प्रेजेंट है, क्या वो बाहर जाएगी या वो अंदर जाएगी, कोई भी एक चीज है। ठीक है,
अब अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, आपको पता है हर एक लिविंग चीज को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ एक अलग चीज होती है जो एनारोबिकली रिस्पायर करती है। अब हम लोग जैसे अब हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमंस में क्या होता है ना, हम लोगों को हवा सांस लेना होता है, ऑक्सीजन चाहिए। अब ये तो है नहीं कि ना हमारे सिर्फ लंग्स को ऑक्सीजन चाहिए, हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। इसलिए जो सेल है पर्टिकुलर, एक सेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो भी सांस लेता है। अब जैसे हम लोग जब सांस लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, वैसे ही सेल करता है। अब सेल कैसे डिसाइड करता है ये बात कि फिलहाल उसे ऑक्सीजन, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि ऑस्मोसिस क्या है, फिर अगर जो सेल है वो सांस ले रहा है डिफ्यूजन से, और वो सारी चीजें जो भी उसे चाहिए वो डिफ्यूजन के थ्रू ही अपने बॉडी के अंदर लेके जाता है, तो ऑस्मोसिस क्या है। सो ऑस्मोसिस है ना, बिल्कुल डिफ्यूजन जैसा ही है, ठीक है। ये सेम जो इनकी मूवमेंट होती है वो बिल्कुल सेम होती है, बट एक चीज जो फर्क है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में वो ये है कि जो ऑस्मोसिस है ना, उसमें जितनी भी मूवमेंट होगी सेल के अंदर या बाहर, वो सिर्फ और सिर्फ वाटर की होती है, ठीक है। या तो अगर सेल के अंदर वाटर ज्यादा है और सराउंडिंग में कम, तो वाटर जाएगा बाहर। दूसरी कंडीशन में अगर सेल के अंदर जो वाटर है वो कम है और बाहर के पास, सराउंडिंग के पास जो वाटर है वो ज्यादा है, तो ये सेल के अंदर जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं, तो डेफिनेशन में क्या होगी, द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेलेक्टिवली परमेएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज डिफ्यूजन, ठीक है। ऑस्मोसिस की बात करें तो द मूवमेंट ऑफ वाटर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर का ट्रांसपोर्ट की हम लोग बात करें, तो द मूवमेंट ऑफ वाटर from higher concentration to lower concentration through the selective permeable plasma membrane is known as osmosis. This is the clear cut जो चीज मैंने आपको बताई थी, ये है। अब हम इनके बेसिस पे यहाँ पे जो चीज है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को मैंने बोला था कि पहली कंडीशन है जिसमें ऊपर वाली जो बिकर के बाहर जो चीजें हैं उसमें जो कंसंट्रेशन है, यानी कि जो अमाउंट है वो कम है, और सेल के अंदर अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक सिचुएशन, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ एक चीज कि अगर सेल की कंसंट्रेशन भी इक्वल है और बाहर जो लिक्विड है उनकी कंसंट्रेशन भी इक्वल है, तो उस सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक। नेक्स्ट जो थर्ड कंडीशन आती है वो ये कि जो सराउंडिंग है उसकी कंसंट्रेशन तो ज्यादा है, पर जो सेल है उसकी कंसंट्रेशन कम है, उसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक। ओके, सो अब हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी चीज बाहर से, यानी कि अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है उससे हमेशा कम कंसंट्रेशन वाली जगह पे मूव करती है, तो क्या आप लोग मेरे को बता सकते हो कि इस वाले केस में, यानी कि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाला केस है, उसमें मूवमेंट कहाँ होगी? डेफिनेटली उसमें मूवमेंट होगी। ओके, मैं इसे दूसरे कलर के मार्कर से डिनोट करती हूँ ताकि इजीली क्लियर हो। तो इसमें मूवमेंट कहाँ होगी? हमें पता है सेल के अंदर जो चीज़ है वो ज़्यादा प्रेजेंट है और सेल के बाहर कम है, तो मूवमेंट होगी सेल के बाहर से सेल के अंदर, सेल के अंदर से सेल के बाहर जाएगी। कब तक जाएगी? जब तक या तो कंसंट्रेशन बैलेंस नहीं हो जाती और या फिर सेल बिल्कुल ही अपनी सारा फ्लूइड नहीं निकाल देता। दूसरी कंडीशन है आइसोटोनिक वाली कंडीशन। अब आपको पता है मूवमेंट हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होती है। अब मैंने आपको यहाँ पे कंडीशन बताई थी कि जब दोनों ही ग्लास में इक्वल अमाउंट में पानी आ जाएगा तो क्या मूवमेंट होगी? नहीं होगी, पानी नहीं जाएगा कहीं पे। तो इसी सिचुएशन में जो वाटर का फ्लो है ना तो वो बाहर होगा और ना ही वो अंदर की तरफ होगा। तीसरी सिचुएशन है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाली। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो सेल है उसमें कंसंट्रेशन है, उसमें उस चीज की अमाउंट कम होती है और बाहर जो सॉल्यूशन उसमें ज्यादा होती है। तो फॉलोइंग दिस रूल की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाएगी कोई चीज, तो क्या आप लोग मेरे को बता सकते हो कि
सेल के बाहर जाएगी कोई चीजें, फिर सेल के अंदर आएगी। सो बेसिक सी बात है, सेल के अंदर जाएगी। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ सिचुएशन का। सपोज आप लोग किशमिश जो होती है उसे आप लोग जैसे हलवे में डालते हो, तो पहले उसे पानी में भिगो देते हो। पानी में क्यों भिगोते हो? तो पानी में भिगोने के बाद ना किशमिश मोटी मोटी स्वेल अप हो जाती है। तो ऐसे क्यों? क्योंकि किशमिश जो है वो काफी मीठी है और पानी आपका बिल्कुल फीका होता है। तो उसे बैलेंस आउट करने के लिए ना पानी जो है अंदर जाता है सेल के, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए, मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल बताया था। अब हम लोग बात करते हैं कि जो ये सेल है ना, पानी बाहर गया है या फिर पानी अंदर आया, उससे सेल के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो पहली कंडीशन में होना, तो ये जो सेल है ना ये श्रिंक हो जाएगा, मतलब श्रिंक हो जाएगा इन सेंस कि सिकुड़ जाएगा बिल्कुल। दूसरी सिचुएशन में सेल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ना तो कोई चीज सेल के अंदर जा रही है और ना ही कोई सेल के बाहर जा रही है। बट अगर हम तीसरी सिचुएशन की बात करें तो सेल की जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने देखा कि पानी में डालने से किशमिश मोटी हो जाती है, वैसे ही अगर आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो है इसे रखोगे तो जो वाटर का फ्लो है वो अंदर की तरफ होगा, जिससे कि सेल का जो है वो साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है, वो सिर्फ कुछ ही चीजों को अपने अंदर या बाहर जाने देती है। दूसरी चीज कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जो प्रोसेस या फिर जो तरीका जिससे वो चीजों को अंदर या बाहर जाने देती है, उसमें सबसे पहले आता है डिफ्यूजन और दूसरे नंबर पे आता है आपका ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस एक ही तरीके से काम करते हैं, यानी कि जहाँ पे चीज ज्यादा है वहां से वो फ्लो करेंगे उस डायरेक्शन में जहाँ पे वो चीज कम है। ऑस्मोसिस जो है वो होती है एक टाइप से आपकी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, ब्लड ट्रांसपोर्ट एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें हमारी ऑक्सीजन से होती हैं। बट जब बारी पानी की होती है तो उस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। ये तीनों सिचुएशन आपकी एनसीईआरटी में गिवन थी, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बात करेंगे अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की। अब जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना ये प्रोटीन से बनती है। कौन से प्रोटीन से बनती है? लिपिड नाम है उस प्रोटीन का, और ये बायलेयर है, यानी कि एक लेयर ऐसे है और दूसरी लेयर जिसके नीचे ऐसे है, ठीक है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं, मैंने अभी आपको दो चीजें बताई हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सबसे पहले वो दो लेयर्स होती है, यानी कि ये बायलेयर फॉर्म में प्रेजेंट होती है, यानी कि दो लेयर। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई है ये कि ये बनी होती है प्रोटीन से, उस प्रोटीन का नाम है लिपिड, ठीक है। अब मैं आपको ना सिर्फ एक इस लिपिड का स्ट्रक्चर बताऊंगी और उससे जो है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। सो लिपिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब ये हम लोग सपोज इसका नाम रख देते हैं, ये है हमारा हेड वाला पार्ट यानी कि सिर, और ये है इसकी टेल, ये दोनों इसकी टेल हैं यानी कि पूंछ, और आप पैर बोल सकते हो। अब जो ये दो स्ट्रक्चर है ना इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो बनाता है वो ये है कि जो हेड है ना ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब एक टर्म है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से प्यार, यानी कि पानी इसका बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है। तो जो हेड है वो हमारा हाइड्रोफिलिक होता है, और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि उससे पानी से डर लगता है, वो पानी के साथ कोई भी दोस्ती नहीं रखती, वो सिर्फ पानी की दुश्मन है, ठीक है। अब आप लोगों से मैंने जैसे बोला ये बायलेयर है, इसका मतलब कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इस एक यूनिट से बन के बना है, यानी कि ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रोटीन लाइन में जुड़ते गए और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना है, तो क्या मेरे को बता सकते हो कि अगर ये वाला पार्ट बाहर होगा मेम्ब्रेन के तो क्या हाइड्रोफोबिक पार्ट पानी का कंडक्शन कराएगा?
सीधी सीधी सी बात बताओ, पानी हमें पता है कि जो रिक्वायरमेंट है सेल की वो, तो इसीलिए ना बेटा ये बायलेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ताकि जो इसका ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये कुछ भी प्रॉब्लम ना क्रिएट करे किसी भी चीज के कंडक्शन में। अब क्योंकि जो ये लिपिड है इसके हेड और टेल दो अलग अलग चीज हैं, इसीलिए मैं आपको अब यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। सो हम इसी के आगे कंटिन्यू रखते हैं। सो ये तो ये हेड है, ये टेल हो गई, ये हेड है, ये टेल हो गई है, ये फिर से हेड। आई थिंक इतना बड़ा स्ट्रक्चर कंप्लीट है। अब ये तो इसकी पहली लेयर हो गई है। अब अगर हम दूसरी लेयर की बात करें तो बेटा दूसरी लेयर हमेशा प्रेजेंट होती है ऐसे। कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती है, ताकि जो हाइड्रोफिलिक यानी कि जो पानी का दोस्त है वो हमेशा बाहर रहे, ताकि जो वाटर की मूवमेंट है या किसी भी चीज की मूवमेंट है वो इजीली हो सके यहाँ से। ठीक है, वाटर की जो मूवमेंट है वो यहाँ से हो पाएगी ना इजीली, यहाँ से क्रॉस करते हुए यहाँ तक आ जाएगा। हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये भी हमारा हाइड्रोफिलिक ही है। ये तो हो गया हमारे स्ट्रक्चर की बात, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या स्ट्रक्चर, कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सिर्फ दो ही चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। पहली चीज की ये है लिपिड बायलेयर, यानी कि लिपिड प्रोटीन की दो लेयर मिलके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती हैं। ठीक है, अभी तक आपके सिलेबस में बस इतना है। और उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल की हम डिस्कस करेंगे, तो आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैंने आपको जस्ट इजी एक्सप्लेन कर दिया है, आपको भूलने वाला कोई सीन होगा नहीं इसमें। अब अगर हम लोग बात करने वाले हैं सेल वॉल की, तो सेल वॉल होती है बेटा आउटर कवरिंग। अब आप लोग सोचोगे कि अभी तो आपने बोला था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आउटर कवरिंग, अब आप बोल रहे हो सेल वॉल होती है आउटर कवरिंग। मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मैं आपको कंफ्यूज कर रही हूँ क्या चीज है। तो एक बात हमेशा आपको पता होगी, बचपन से ही आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा इस बारे में कि जो प्लांट सेल है और जो एनिमल सेल है वो दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, प्लांट सेल की सिचुएशन अलग होती है और एनिमल सेल अलग होता है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, वो इनका सेल वॉल की प्रेजेंस यानी कि सेल वॉल के होने या ना होने पे होता है। सो सेल वॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। दूसरी चीज, अब ये सेल वॉल है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सिलेबस में या फिर आपको पता होनी चाहिए, वो कि सेल वॉल किस से बनती है। तो सेल वॉल जो है एक चीज होती है जिसे हम सेलुलोज बोलते हैं, उससे बनती है। सो सेल वॉल के बारे में दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो है मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, अब सेल वॉल जो है अभी से प्लांट के केस में प्रेजेंट होती है, तो दूसरी चीज पूछी जा सकती है कि प्लांट के केस में कहाँ प्रेजेंट होती है। सो तीसरी चीज आपको याद रखनी है दैट आउटर मोस्ट कवरिंग है ये हमारी ऑफ सेल, इसके अंदर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये हो गया बेटा आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, हम दोनों मेम्ब्रेन्स को अलग अलग मार्कर से डिनोट करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी है। और इसके अंदर जो आपके सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, तो जो ये रेड मार्कर से मैंने लाइन ड्रॉ की है ये तो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, और जो ग्रीन मार्कर से लाइन ड्रॉ है वो है आपकी सेल वॉल। सो क्या समझ में आता है कि ये जो है आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट सेल की। एनिमल सेल में जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट नहीं होती है। एक चीज आपको मैं यहाँ पे और लिख देती हूँ जो आप लोग भूल जाओगे या फिर याद नहीं रहेगी, वो कि नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल।
अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एनिमल सेल में क्यों प्रेजेंट नहीं होती है सेल वॉल। सो आपको पता होगा कि जब भी बारिश होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग भाग के फटाफट किसी छत के नीचे जाएं। अब जब बारिश हो रही है, क्या जो प्लांट है वो भाग के किसी छत के नीचे जा सकता है? या फिर जब बहुत तेज आंधी आ रही है, तूफान हो रहा है, तो आप क्या चाहोगे कि आप घर के अंदर हो? तो क्या आप लोग ये बताओगे मेरे को कि प्लांट जो है, पेड़ जो है, क्या वो किसी घर के अंदर जा सकता है? इंडोर प्लांट्स की जो घर के अंदर उगते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, बाहर की बात कर रही हूँ। तो जो नेचर है उसने प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए यानी कि बचाने के लिए उसे ये सेल वॉल दी है। सेल वॉल बहुत हार्ड होती है, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगी सबसे हार्ड होती है, बट सेल वॉल काफी हद तक हार्ड होती है। इसकी वजह से जो सेल वॉल का मेन फंक्शन होता है, अगर मैं बात करूं सेल वॉल के फंक्शन की, तो ये रिजिडिटी यानी कि सख्तपना जो है पेड़ को देती है, यानी कि ये ना पेड़ को कठोर बनाएंगी, हार्ड बनाएंगी, ठीक है। सबसे पहला है इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी। दूसरी चीज आपको बताया, पेड़ का एक स्ट्रक्चर होता है, जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं उनका एक स्ट्रक्चर होता है। इतनी मोटी अगर स्टेम है तो इतनी मोटी रहेगी, वो ज्यादातर इधर उधर नहीं हिल पाते हैं। वो बात अलग है, बहुत तेज आंधी आती है तो वो बात अलग है, बट नॉर्मल लाइफ में अगर आप एक पेड़ को ऐसे देख रहे हो तो ऐसे ही रहेगा। ये नहीं कि अभी उसे नींद आ रही है तो वो सो गया। यानी कि जो पेड़ का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि जो उसकी शेप है, वो मेंटेन रखती कराने में हेल्प करती है हमारी सेल वॉल, यानी कि ये हमें स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये कुछ चीजें थी जो अब मैंने आपको ना अभी जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 चीजें डिस्कस की थी, 3 सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। तो क्या आप लोग मेरे को बता सकते हो कि जो सेल वॉल है ये उस चीज को या जो प्रोसेस है उसे रोकेगी या फिर कंटिन्यू रखेगी? तो एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, मैंने जब आपको 3 चीजें बताई थी, सेलेक्टिव परमिएबल, कंप्लीटली परमिएबल या फिर इम्परमिएबल, तो जो सेल वॉल है वो हमारी कंप्लीटली परमिएबल होती है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप लोग कभी भूलो ना कि जो सेल वॉल है वो अपने अंदर हर एक चीज को आने देगी जो भी आना चाहती है। तो सेल वॉल हमारी कंप्लीटली परमिएबल होती है, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो वो 3 कंडीशंस थी, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और उन सारी कंडीशन में, तो उन सारी कंडीशन को एक बार फिर से हम लोग ड्रॉ करते हैं। पहली कंडीशन क्या थी हमारी? हाइपोटोनिक। दूसरी थी आइसोटोनिक की, एंड लास्ट हमारी थी हाइपोटोनिक। मेरे को एक चीज आप लोगों से पूछनी है कि जब सेल वॉल जो है वो किसी भी टाइप का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करने वाली है, यानी कि वो हर एक चीज को अपने अंदर जाने देगी, तो क्या इन सिचुएशन पे फर्क पड़ेगा? मैंने आपको बोला था जब हाइपोटोनिक सिचुएशन होती है, यानी कि बाहर से चीजें जब सेल के अंदर आएंगी, यानी कि बाहर की कंसंट्रेशन ज्यादा होने पे जो मूवमेंट होगी सेल के अंदर, वो सेल को मोटा कर देगी। तो एक बात बताओ, जब आप एक गुब्बारा होता है उसमें हवा भरते रहते हो, एक ऐसी सिचुएशन आती है वो फूट जाता है, ठीक है, ये बात आप मानते हो। तो क्या सेल में भी ऐसी सिचुएशन जो है वो आ सकती है? जी हाँ, वो सेल की सिचुएशन होती है। एनिमल सेल में क्या होता है, वो गुब्बारे की तरह फूट जाता है, बट प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है सेल वॉल। सेल वॉल मतलब ये हमारा रिजिडिटी प्रोवाइड करेगी, यानी कि बहुत ज्यादा हार्ड होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि पानी एक लिमिट तक ही अंदर जा पाएगा, उसके बाद जो सेल है वो पानी नहीं ले पाएगा। अगर सेल की बिल्कुल जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूर ड्रॉ किया है, जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी तरह से सेल की सेल वॉल से टच हो जाएगी तो उसके बाद जो पानी है वो आना बंद हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो सेल है वो फटेगा नहीं, ठीक है, बर्स्ट नहीं होगा। आइसोटोनिक में कोई सिचुएशन, कोई डिफरेंस नहीं है, एज इट इज जो सेल की शेप है वही रहेगी। बट अगर मैं बात करूँ आपकी हाइपोटोनिक की, तो हाइपोटोनिक में क्या होगा? क्या आप लोग मेरे को बता सकते हो हाइपोटोनिक में क्या सिचुएशन होगी?
हाइपोटोनिक में क्या सिचुएशन होगी, सपोज ये आपका सेल है और जो मूवमेंट है वो बाहर होती जा रही है पानी की, और ये आपकी सेल वॉल है, तो धीरे धीरे क्या होगा ना, जो ये सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक करते करते कहीं छोटू सा बच जाएगा। ठीक है, क्या होगा कि प्लांट का स्ट्रक्चर तो सेम है ना, सेल वॉल थोड़ी ना पिच की है, सेल वॉल थोड़ी ना श्रिंक हुई है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा एक सेल है, सेल यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म मिलके श्रिंक हुए हैं। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो सेल वॉल है वो हमारा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है। ओके स्टूडेंट्स, सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। ये ही चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, इससे ज्यादा चीज मुझे नहीं लगता आपको पता होनी चाहिए या फिर आपके सिलेबस में है। अच्छा, एक चीज और मेरे को बतानी थी आपको कि जब जो पानी है वो एक सेल से बाहर जाता है, ये चीज मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बताने वाली थी बट मिस हो गया। अगर एक सेल के बाहर कोई चीज है, कोई लिक्विड, कुछ जो पानी का फ्लो हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। ये चीज याद रखना, ठीक है। प्लाज्मोलिसिस ना सिर्फ और सिर्फ जो आपके हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के केस में ही होगी, जब एक लिक्विड जो है वो बाहर जाएगा आपके सेल से। इसके अलावा आई डोंट थिंक, और ना तो आपके एनसीईआरटी में इसके अलावा कोई भी डिटेल्स आपके साथ शेयर की गई है कि आपको, और मैं चाहूँ तो आपको यहाँ पे पीएचडी करा सकती हूँ कि अभी मैं आपको बताऊंगी सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये क्या होता है, बट आपको वो सारी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल और ईजी तरीके से आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, काफ़ी कम चीज़ों में, बहुत कम पेजों में आप इस चैप्टर के नोट्स तैयार कर सकते हो खुद से। सो हम इस लेक्चर को यहीं खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साइटोप्लाज्म और जो है न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे, और भी जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं सारी चीजें डिस्कस होंगी। ओके, अब एक कुछ कमेंट्स आए थे या कुछ लोगों का डाउट है या फिर कुछ लोग चाहते हैं कि फिजिक्स की वीडियो आए। सो स्टूडेंट, आप लोगों को मैं एक बात बताती हूँ कि फिजिक्स जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट होती है। आई नो, बायो क्या है कि बहुत बच्चे जो पढ़ के समझ लेते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें समझ नहीं आता, ऐसे ही फिजिक्स का केस है। तो डोंट वरी, फिजिक्स के लेक्चर्स भी आएंगे। तो मैं ज़्यादा क्या कर सकती हूँ, एक बायो का लेक्चर, एक फिजिक्स का, एंड देन एक केमिस्ट्री का लेक्चर, हम लोग ऐसे फॉलो करते हैं। सिर्फ और सिर्फ पहले पूरी बायो ना करके, पहले एक चैप्टर बायो का, फिर फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, इस तरीके से जो है हम लोग सीक्वेंस फॉलो करेंगे, और बहुत जल्दी हम लोग 9th का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे आपके एग्जाम से पहले। इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। दूसरी चीज, अगर आप लोग चाहते हो कि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं मैं साइड बाय साइड उनको भी डिस्कस करूँ, यानी कि जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप चाहते हो कि मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं कि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो भी हम लोग डिस्कस करें। अदरवाइज अगर मेरे को लगता है कि आप लोगों को नीड नहीं है तो मैं जस्ट आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी जिसमें क्वेश्चन आंसर्स होंगे। और बस आज के लिए इतना ही, और कोई चीज़ मुझे आपको बतानी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा न्यूक्लियस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का, और साइटोप्लाज्म जिसके अंदर सारी चीज़ें तैरती हैं, यानी कि सेल का स्विमिंग पूल होता है साइटोप्लाज्म। सो तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस ताकि आपको टाइम से पहले आगे मिलते रहें। सो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू।